साथियों नमस्कार, मैं पुष्पेंद्र यादव और केपीएच एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं उसमें कल हम लोगों ने भूगोल के अंदर एक बड़े महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करी और देखा कि कैसे टाइम पीरियड जो है वो वक्त के साथ चेंज हुआ और पृथ्वी के ऊपर जीवन का उद्भव हुआ। इस पूरी कड़ी में हमने शुरुआत करी थी प्री कैम्ब्रियन काल से और उसके बाद हम लोग पैलियोजोइक और उसके बाद मेसोजोइक और उसके बाद हमने सेनोजोइक काल की बात करी। सेनोजोइक काल में दो हिस्से हमने बांटे थे, उनमें एक हिस्सा जो था वो टर्शरी काल था और उससे आधुनिक जो हिस्सा है वो क्वाटरनरी काल का था। इन दोनों ही हिस्सों में हम लोगों ने जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ पाई वो ये कि कैसे कैसे धरती पर मनुष्य का आगमन हुआ और मनुष्य कैसे आधुनिकता की ओर बढ़ा। इन सब के पीछे कहीं ना कहीं हमारे भूगोल में जहां हम रहते हैं, जो हमारी भूमि है, उसका इतिहास कहीं छुपा रह गया। आइए आज हम चर्चा करते हैं उसी इतिहास के पहलू की, यानी कि भारत का विकास कैसे हुआ। क्योंकि हम लोग इंडियन ज्योग्राफी पर आएंगे तो हमें सबसे पहले यही पता होना चाहिए कि भारत का विकास कैसे हुआ। आइए देखते हैं। साथियों, जब भारत का भूगोल शुरू करते हैं तो हम इसके एक एक हिस्से को कड़ी के रूप में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग इसमें समझेंगे कि जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया क्या है, यानी कि भारत का जो भूगर्भिक इतिहास है वो क्या है, भारत बना कैसे, भारत के बनने के बीच में कौन कौन सी कड़ियाँ रहीं, इस बात को हमें प्रमुखता से समझना है। उसके बाद हम लोग फिजियोग्राफी समझेंगे। भारत की फिजियोग्राफी का मतलब ये है कि भारत में कहाँ पर पहाड़ हैं, कहाँ पठार हैं, कहाँ नदियाँ हैं, कहाँ झरने हैं, हर एक बात पर हम लोग शांतिपूर्वक इस पर विचार करेंगे। तीसरी जो बात है उसमें हम लोग को भारत का वेदर पढ़ना है, यानी कि भारत का मौसम कैसा है, जो मानसून है वो क्या है और कैसे ये काम करता है। इस हिस्से को हमें बहुत बारीकी से समझना है। ठीक, उसके बाद भारत में जो क्लाइमेटिक रीजन विकसित हुए हैं मानसून की वजह से या अन्य परिस्थितियों की वजह से, उसकी भी बात करनी है। और उसके बाद हमें भारत की मृदा और अन्य टॉपिक्स पर जाना होगा। आज का जो अध्याय शुरू हो रहा है ये साथियों हम लोग कर रहे हैं जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, यानी कि भारत बना कैसे, भारत के बनने के पीछे का क्रम क्या था। कल मैंने आपको एक महाभूमिखंड की बात करी थी जिसको पेंजिया नाम दिया गया था और एक ही महासागर था जिसको पेंथालसा कहा गया था। ये जो पेंजिया और पेंथालसा था ये अपने आप में आपके लिए जानना बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब सबसे पहली दफ़ा पेंजिया टूटा तो टूटने के बाद ये दो हिस्सों में बटा। इसका एक हिस्सा उत्तरी गोलार्ध की तरफ चला गया और दूसरा हिस्सा दक्षिणी गोलार्ध की ओर। जो हिस्सा उत्तरी गोलार्ध की ओर गया इसे हम लोग अंगारा लैंड के नाम से जानते हैं, इसको लॉरेंसिया भी कहा जाता है। और जो हिस्सा दक्षिण की ओर आया इसे हम लोग गोंडवाना लैंड कहते हैं। और भारत जो है हमारा वो गोंडवाना लैंड की भूमि का ही हिस्सा है। ये प्री कैम्ब्रियन एज की बात है, जब ये दोनों के दोनों हिस्से अलग हुए थे। जब ये दोनों हिस्से अलग हुए थे तब ये प्री कैम्ब्रियन एज में था। अलग होने के बाद आज की तारीख में अगर आप विश्व का नक्शा देखेंगे तो जो अंगारा लैंड का भूमिखंड है उस भूमि में भारत आपको दिखाई देगा। यानी कि भारत कहीं ना कहीं गोंडवाना लैंड से टूट करके अंगारा लैंड की भूमि में जाकर के जुड़ चुका है। ये जो पूरा का पूरा घटनाक्रम हुआ है इसको मैं बहुत अच्छे विजुअल तरीके से भी आपको दिखा रहा हूँ। आपकी स्क्रीन पर हर चीज़ आ रही होगी तो आपको समझने में कोई इशू नहीं आएगा। मैं जैसे जैसे चीज़ें बोल रहा हूँ वैसे वैसे स्क्रीन पर भी चीज़ें रिफ्लेक्ट कर रही होंगी। आपको अगर कहीं इशू आए तो आप प्लीज़ रखिएगा उस चीज़ को, मैं उस चीज़ को और अच्छे से आपको समझा दूंगा। तीसरी चीज़ साथियों ये है कि जब हमारा पेंजिया सबसे पहले टूटा, टूटने के बाद दूसरी बात मैंने ये बताई कि एक हिस्सा उत्तर में गया, एक हिस्सा दक्षिण में आया। उसके बाद ये फिर से ब्रेक होने लगा, यानी कि जो आपका अंगारा लैंड था, अब अंगारा लैंड ब्रेक हुआ तीन पार्ट में।
उससे बना आज का यूरोप, आज का एशिया और आज का नॉर्थ अमेरिका और ग्रीनलैंड, ये हिस्से बने। तो वहीं पर जो दक्षिण का हिस्सा था, यानी कि हमारा गोंडवाना लैंड, इससे जो महत्वपूर्ण हिस्से बने हैं उसमें सबसे पहला आपका साउथ अमेरिका है, दूसरा अफ्रीका है, तीसरा आपका इंडियन सबकॉन्टिनेंट है, चौथा ऑस्ट्रेलिया है, पांचवा आपका अंटार्कटिका है। तो ये भूखंड कहीं ना कहीं गोंडवाना लैंड की भूमि के है। यहाँ पर आपको इंडियन सब कंटिनेंट जो मैंने वर्ड बोला इसको बहुत अच्छे से जान लेना है, क्योंकि इंडियन सब कंटिनेंट का मतलब होता है भारतीय उपमहाद्वीप। भारतीय उपमहाद्वीप इसलिए क्योंकि उसमें सिर्फ भारत नहीं है, वो अपने आप में एक महाद्वीप के गुण रखता है और इसमें टोटल भारत को मिला के 5 देश आते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में भारत को मिला करके कुल 5 देश आते हैं। ये 5 देश कौन कौन से हैं आप लोग ध्यान में डाल लीजिएगा। इसमें पाकिस्तान शामिल है, इसमें भारत शामिल है, इसमें नेपाल भी शामिल है, इसमें बांग्लादेश शामिल है और भारत शामिल है। ठीक है, तो ये 5 देश जो हैं वो इसमें शामिल माने जाते हैं। ठीक है, अब जब ये हिस्से टूट रहे थे तो मैं थोड़ा सा प्री कैम्ब्रियन काल से थोड़ा सा पहले की चर्चा करता हूं। प्री कैम्ब्रियन एज के पहले की अगर बात करें तो भारत शुरुआती दौर में 3 छोटे छोटे खंडों के रूप में टूटा था। इनमें से जो पहला खंड था वो अरावली के नाम से जाना जाता है, जो दूसरा खंड था उसे हम लोग सिंहभूम कहते हैं, और जो तीसरा हिस्सा था इसको हम लोग धारवाड़ कहते हैं। धारवाड़ में ही कुड़प्पा का भी विकास हुआ है, यानी कि धारवाड़ और कुड़प्पा लगभग एक ही समय की बात है। सबसे पहले आर्कियन एज आती है जिस समय आप पाएंगे कि इंडिया के अंदर ये अरावली का विकास हो, उसके बाद धारवाड़ और कुड़प्पा का विकास होते हुए आप पाएंगे, और उसके बाद जो तीसरा चरण आएगा उसमें कहीं आप सिंहभूम की चर्चा पाएंगे। हमारा जो प्री कैम्ब्रियन काल है उसमें भारत के अंदर कई किस्म के डेवलपमेंट लगातार होते रहे। मैंने कल आपको एक बात बताई थी कि शुरुआती दौर में जो भारत या पूरी पृथ्वी जो थी वो गर्म तप्त मैग्मा की तरह थी। धीरे धीरे ये ठंडी हुई, इसकी चट्टानें ठंडी हुई। जब वो चट्टानें ठंडी हुई होंगी उस समय तक पृथ्वी पर तो कोई जीव था नहीं, जीव तो बाद में आए। यानी कि वो जो पुरानी चट्टानें हैं जो कि प्री कैम्ब्रियन काल के समय की, यानी कि प्री कैम्ब्रियन काल में कौन सी चट्टानें आई? आर्कियन क्रम की आई, धारवाड़ क्रम की आई है ना, कुड़प्पा क्रम की आई हैं। ये वो चट्टानें हैं जो बहुत पुरानी हैं। अब इतनी पुरानी चट्टानें हैं तो स्वाभाविक है कि उसमें जीव तो रहे नहीं होंगे, क्योंकि तब थे ही नहीं। यानी कि जीवाश्मों का इन चट्टानों में अभाव मिलेगा, पहली और जरूरी बात। दूसरी बात, ये जो चट्टानें हैं ये चूंकि लावा से बनी हैं इसलिए आग्नेय चट्टानें भी होंगी, दूसरी सबसे जरूरी बात है। अब हुआ क्या होगा, जब सबसे पहले दौर में जब लावा जमा होगा, आर्कियन एज की बात है ये, तो आर्कियन टाइम पर भारत में जब लावा जम गया था तो सबसे पहले आग्नेय चट्टानें बन गई थी, और इसमें बहुत सारे मिनरल्स जो हैं वो आज की तारीख में हमको देखने को मिल जाते हैं। अब आर्कियन एज का समय के साथ क्या होता है, अपरदन होता है धीरे धीरे, और उसके अपरदन के फलस्वरूप जो दूसरी परत बनी उसका विकास सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश में हुआ जाके, उसको हम लोग धारवाड़ कहते हैं, और उसके अलावा एक और हिस्सा कर्नाटक की तरफ उपजा जिसको हम लोग कुड़प्पा कहते हैं। तो कुड़प्पा और धारवाड़ किस्म की चट्टानें जो है उस समय बन चुकी थी। और जो तीसरा हिस्सा आता है उसमें चूने की अधिकता दिखाई देने लगती है, क्योंकि उस समय थोड़े से जीव भी आ चुके होते हैं, पत्थरों का बहुत ज़्यादा जो है वो कटाव हो चुका होता है, तो चूने के अवशेष भी आपको दिखाई देंगे। और इस समय पर विंध्य पीरियड शुरू हो जाता है, ठीक, और इसी समय पर विंध्य और सतपुड़ा जैसे पर्वत भी बने। ये तो कालखंडों में कैसे भूमि अलग अलग तरीके से बिहेव कर रही है उसकी चर्चा है। भारत कैसे बन रहा है जरा उस बात को समझो। भारत के बनने के पीछे का जो पहला हिस्सा है उसमें मैंने कहा अभी 3 भूखंड है हमारे पास। जो पहला भूखंड है अरावली है, दूसरा सिंहभूम है, और तीसरा कुड़प्पा या धारवाड़ है। सबसे पहले ये जो हिस्सा था
ये अफ्रीका की ओर बढ़ा। उस दौर में जो अफ्रीका जो महाद्वीप था उसकी ओर वो बढ़ना स्टार्ट किया। जब ये हिस्सा उस तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा था तो इन 3 भूखंडों में से 2 भूखंडों की आपस में टक्कर हो गई। ये 2 भूखंड थे अरावली और सिंहभूम। अरावली और सिंहभूम ये 2 थे। इन दोनों की जब टक्कर हुई तो जिस पॉइंट पर टक्कर हुई उस पॉइंट पर एक पर्वत श्रृंखला बन गई। यही पर्वत श्रृंखला थी साथियों अरावली। कहते हैं अरावली श्रृंखला जब बनी थी तो ये हिमालय से भी ऊंची थी। और आप देख पा रहे हो मैं प्री कैम्ब्रियन एज की बात कर रहा हूं, कहां मैं करोड़ों वर्ष पहले की बात कर रहा हूं। और ऐसे ही नहीं अरावली को विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कह देते हैं, क्योंकि वो है। अभी विश्व में लगभग महाद्वीप नहीं बन पाए हैं, महाद्वीपों का स्वरूप नहीं हो पाया है, जीवन नहीं आ पाया है, लेकिन अरावली बन चुकी है। और यही कारण है कि करोड़ों वर्षों में अरावली के ऊपरी क्षैतिज का इतना अपर्दन हो चुका है, इतना अपर्दन हो चुका है कि आज 1/3 भी नहीं रह गया। ये आज ये पर्वत श्रृंखला अपनी 1/3 हाइट की भी नहीं रह गई है। इसके पीछे का रीजन क्या है? समय के साथ हो रहा अपर्दन। ठीक, ये हिस्सा जब ऊपर बढ़ने लगा तो जो नीचे जो धारवाड़ का हिस्सा था अब जाके इसकी भी उन दोनों भूखंडों से टक्कर हो जाती है। जब ये तीनों भूखंड टकरा जाते हैं तो टकराने के बाद इन तीनों के स्थान पर ही पर्वत श्रृंखलाएं बन चुकी होती हैं। इनमें सबसे जरूरी एक तो मैंने अरावली बताई, और जो दूसरी पर्वत श्रृंखला बनी वो थी विंध्याचल और सतपुड़ा। इस तरीके से हमारे पास पर्वत श्रृंखलाएं बन चुकी हैं। अच्छा, जिस जगह पर ये जो जॉइंट आ रहे थे इन जगहों पर क्रैक्स भी जनरेट हो रहे थे, पर्वत श्रृंखलाएं और साथ साथ क्रैक्स। साथियों, प्री कैम्ब्रियन काल में जैसे ही ये घटनाएं होती हैं और भारत का एक स्वरूप बन जाता है, अब भारत एकजुट होकर के अफ्रीका की ओर बढ़ रहा है। अफ्रीका की ओर बढ़ रहा है और ये अब जो काल चल रहा है इसको कहते हैं गोंडवाना काल। ये जो काल आ रहा है ये गोंडवाना काल है। मैंने शुरुआत में आपसे कहा कि भारत के संदर्भ में देखेंगे तो पहले आर्कियन काल आएगा, आर्कियन के बाद इसमें आप धारवाड़ देखेंगे, कोडप्पा देखेंगे, विंध्यन देखेंगे, और विंध्यन के बाद गोंडवाना आएगा। तो अब हम लोग आ गए हैं गोंडवाना काल में। गोंडवाना काल की सबसे बड़ी घटना ये है कि जो लीनियामेंट थे यानी कि जो फॉल्ट थे, अब वो फॉल्ट फिर से रीएक्टिवेट हो गए। मतलब उनमें फिर से क्या हो रहा ना, जमीन ऊपर जा रही है तो वो फिर से खिसक रहे हैं। जहां पर जॉइंट थे वो जॉइंट हिलने लगे, और फिर से खिसकने की वजह क्या है कि नए रिफ्ट वहां पर पैदा हो गए। साथियों, जो हमारा भारत का जो भूमिखंड है, तीनों हिस्से जब जुड़ चुके हैं, अभी जुड़ने के बाद ऊपर अफ्रीका की ओर बढ़ना शुरू कर दे रहे हैं। जैसे ही ये ऊपर अफ्रीका की ओर बढ़ना शुरू कर दे रहे हैं, इनके 3 जॉइंट्स पर क्रैक स्टेब्लिश हो गए, और भविष्य में इन्हीं क्रैक्स पर आप पाएंगे कि नदियां भी बहने लगेंगी। और ये 3 बड़ी महत्वपूर्ण नदियां हैं, क्योंकि एक पॉइंट से इन तीनों नदियों के डायरेक्शंस आपको एक दूसरे के बिल्कुल अलग दिखाई देगा। मध्य भूमिखंड से पश्चिम की ओर जाती हुई आज की नर्मदा नदी। दूसरी चीज, मध्य भूमिखंड से उत्तर की ओर जाती हुई सोन नदी। तीसरी चीज, मध्य भूमिखंड से लगभग ईस्ट की ओर जाती हुई गोदावरी नदी। इन 3 नदियों के द्वारा भी भारत को आप 3 खंडों में बांट सकते हो। और अब जो आपको 3 खंड दिख रहे होंगे उनमें से एक हिस्सा आपका अरावली का होगा, दूसरा हिस्सा आपका सिंहभूम का होगा, और तीसरा धारवाड़ गोरखपुर। ये जो 3 नदियों के द्वारा जो नए क्षेत्र बने हैं इन्हें लीनियामेंट भूगोल की भाषा में कहा जाता है, लीनियामेंट। और ये जो 3 लीनियामेंट हैं इनको आप सोन लीनियामेंट कह सकते हो, इनको आप नर्मदा लीनियामेंट कह सकते हो, और साथ ही साथ इसी को आप दामोदर लीनियामेंट भी कह सकते हो। ये हिस्से जब ऊपर की ओर बढ़ रहे थे तो गोंडवाना एज अब आ गई है, गोंडवाना काल शुरू हो गया है।
गोंडवाना काल कैसे शुरू हो रहा है, इसका क्रम देखना। आर्कियन काल आएगा, धारवाड़, कुड़प्पा, विंध्यन, और उसके बाद आ रहा है गोंडवाना काल। इस गोंडवाना काल में क्या हो रहा है कि जो लीनियामेंट हैं हमारे, यानी कि जहां पर 3 भूखंड अटैच हुए हैं, वो हिस्सा फिर से हिलडुल हो रहा है, यानी कि वो फिर से रीएक्टिवेट हो रहा है, वो पुनः एक्टिव हो जाता है। और जब वो हिस्सा पुनः एक्टिव हो जाता है, फिर से रीएक्टिवेट हो जाता है, ऐसे में सबसे बड़ी समस्या ये उठ खड़ी होती है कि वहां पर फिर से दरारें पैदा होना शुरू हो जाती हैं। और इस दौर में जो सबसे बड़ी दरारें पड़ी वो थी दामोदर, और दूसरी जो दरार थी वो थी महानदी की। दामोदर और महानदी। और आज की तारीख में आप पाएंगे कि चाहे नर्मदा हो, चाहे सोन हो, चाहे दामोदर हो, चाहे गोदावरी हो, या फिर वो महानदी हो, ये सभी नदियां फॉल्ट पर मौजूद हैं, यानी कि भ्रंश पर मौजूद हैं। और इस बात का एक और बेहतरीन उदाहरण ये है कि भारत में आज की तारीख में जितना भी कोयला खनिज मिलता है, उसमें से सबसे ज्यादा कोयला खनिज इन्हीं भ्रंशों में पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा जो खनिज है 90% से भी ज्यादा वो इन्हीं घाटियों में पाया जाता है। कारण क्या है कि उस समय जो पेड़ पौधे थे जमीन के ऊपर, वो इस भ्रंश के दौरान इनके गर्त में जाकर के दब गए, और जब दब गए तो वो लाखों सालों तक दबे रहे। और लाखों सालों तक दबने के बाद क्या होता है, इनका रूपांतरण हो जाता है, और यही पेड़ रूपांतरित होकर के क्या बना लिया, कोयला बना लिया आज की तारीख में। तो गोंडवाना काल में क्या हो रहा है, रीएक्टिवेशन ऑफ लीनियामेंट, और उसकी वजह से हमारी दामोदर घाटी बनती है और हमारी महानदी घाटी बनती है। अब ये हिस्सा फिर से और ऊपर की ओर जा रहा है। अब ये हिस्सा पहुंचेगा कहां पर, अफ्रीका के बगल में मेडागास्कर, और मेडागास्कर के पास छोटे छोटे से आइलैंड देखिएगा आप। आपको रीयूनियन आइलैंड दिख रहा होगा, आपको सेशल्स दिख रहा होगा, आपको मॉरिशस दिख रहा होगा। यहां रीयूनियन आइलैंड के पास भारत जब पहुंचता है, तो वो जो रीयूनियन आइलैंड है वो एक ज्वालामुखी एक्टिव पॉइंट था, यानी कि एक वॉल्केनिक हॉट स्पॉट हुआ करता था, जहां से लगातार लावा निकल रहा था। और ये दरारी उद्भेदन से निकलने वाला लावा था और तरल प्रकृति का था, जिसकी वजह से ये लावा जिस भूमि खंड पर पड़ता था दूर तक फैलता चला जाता था। साथियों, 150 मिलियन वर्ष पहले जो भारत का भूखंड गोंडवाना से टूटकर मेडागास्कर की ओर बढ़ रहा था, वो करीब 15 मिलियन वर्ष बाद मेडागास्कर से आगे की ओर बढ़ेगा। अब ये जो मेडागास्कर पे पहुंचने का जो क्रम है, इस दौरान जब भूखंड टकरा रहे थे, तो भारत का जो आज का पश्चिमी घाट है, इस पश्चिमी घाट पर भी क्रैक्स पड़ चुके हैं। क्रैक्स, नर्मदा वाला क्रैक्स यही पश्चिमी घाट के क्रैक का ही एक हिस्सा है। इवन तापी का जो क्रैक्स है वो भी इसी क्रैक का ही एक हिस्सा है आज की तारीख में। इसके अलावा भी आपने गोवा की मांडवी और ज्वारी नदियां सुनी होंगी, ये भी इसी क्रैक्स पर मौजूद है। बहुत पुराने क्रैक्स हैं ये। क्रैक्स का मतलब ये हिस्से फट गए हैं अचानक से, है ना, तो इन पर दरार आ गई है। ये हिस्सा मेडागास्कर पर जब पहुंचा तो मेसोजोइक काल प्रारंभ हो चुका था। अब हम लोग 2 एज समाप्त कर चुके हैं, प्री कैम्ब्रियन एज समाप्त कर चुके हैं और पुराजीवी महाकल्प भी समाप्त कर चुके हैं। अब हम लोग मेसोजोइक में आ चुके हैं। मेसोजोइक काल में मैंने आपको बताया था ढेर सारे जीव जो हैं वो पृथ्वी के ऊपर भी आना स्टार्ट हो रहे हैं, है ना। रीढ़ वाले हड्डियों का जन्म होने लगता है, पानी के अंदर मछलियों का जन्म होने लगता है। मैंने मेसोजोइक काल के 3 हिस्से आपको बताए थे, ट्रियासिक, जुरैसिक और क्रिटेशियस। याद रखिएगा इनको। पृथ्वी के ऊपर बड़े बड़े जीवधारी स्तनपायी आ चुके हैं। इस दौरान
हमारा भारत अभी असली भारत की जगह नहीं पहुंचा है। हमारा भारत अभी मेडागास्कर के पास रीयूनियन आइलैंड के पास है, जो कि एक वॉल्केनिक हॉट स्पॉट है। इस वॉल्केनिक हॉट स्पॉट से लावा तीव्र गति से निकल रहा है और तरल लावा भारत के दक्षिणी हिस्से में तेजी से फैल जाता है। जब ये भारत के दक्षिणी हिस्से में तेजी से फैल रहा होता है, तो आज की तारीख में जो दक्कन का पठार आप देखते हैं, ये दक्कन के पठार में लेयर लेयर लेयर, यानी कि जो लावा है वो लेयर के रूप में लगातार जमता चला गया। एक लेयर बनी, दूसरी लेयर बनी, तीसरी लेयर बनी, और लेयर का एक बहुत ऊंचा एक चट्टानी भूखंड हमारे भारत पर बन गया, जिसे हम लोग आज की तारीख में प्रायद्वीपीय पठार के रूप में जानते हैं, या फिर इसको दक्कन ट्रैप कहते हैं। जो दक्कन ट्रैप का हिस्सा है, ये मूल रूप से इसी लावा के जमने से बना है, और इसलिए इनकी चट्टानें जो है वो बेसाल्टिक चट्टानें कहलाती हैं, क्योंकि बेसाल्टिक चट्टानें आग्नेय चट्टानों का ही हिस्सा है। लेकिन जब आग्नेय चट्टानें खुले वातावरण में जमती हैं, तो इन्हीं को हम लोग कहते हैं बेसाल्टिक चट्टान। तो अब आप ये जान चुके हो कि भारत में पश्चिमी घाट के क्रैक्स कहाँ से बने, कौन कौन सी नदियां भ्रंश घाटी पर हैं, वो कैसे आई, इतना आप जान चुके हैं। आप अरावली कैसे बनी, विंध्याचल कैसे बनी, सतपुड़ा कैसे बनी, ये आप जान चुके हैं। भारत के किन हिस्सों में कोयले के भंडार हैं, ये हिस्सा आप समझ चुके हैं। और अब आपने ये भी समझ लिया कि दक्कन ट्रैप यानी कि प्रायद्वीपीय पठार ये कैसे बना, बेसाल्टिक चट्टानों से कैसे बना। काफी समय तक लावा का स्प्रेड भारत की भूमि पर होता रहा। एक समय के बाद भारत की भूमि जो है मेडागास्कर को छोड़ करके अब अपने असली गंतव्य की ओर बढ़ना शुरू कर देती है। जब ये अपने असली गंतव्य यानी कि यूरेशियन प्लेट की ओर बढ़ना स्टार्ट करती है, तो जो लावा है वो अब तीव्र गति से ठंडा होने लगता है। जब ये तीव्र गति से ठंडा हो रहा होता है, तो समय के साथ इसका अपरदन भी होने लगता है, और जब ये बेसाल्टिक चट्टानों का अपरदन होता है, तो इससे मृदा का निर्माण होने लगता है। इसी के अपरदन से जो मृदा बनी है, इसी मृदा को हम लोग कहते हैं काली मिट्टी। यानी कि आज की तारीख में जो रेगुर या जो काली मिट्टी है, वो आपको इसी हिस्से में दिखाई देगी। और आप पढ़ेंगे भी कि ये ज्वालामुखी के जमने के पश्चात बनी है या बेसाल्टिक चट्टानों के अपरदन से बनी है। आज आपको कारण समझ में आया होगा कि ऐसा हुआ क्यों। अब भारत जैसे ही अपनी असली स्थिति पर पहुंचने वाला है, तो पहुंचने से ठीक पहले का हिस्सा आप देखिएगा। एक तरफ हमारा भारतीय उपमहाद्वीप है, ऊपर यूरेशियन प्लेट है, और बीच में एक छोटा सा पानी का हिस्सा है। ये जो छोटा सा पानी का हिस्सा है, ये पेंथालसा महासागर का एक छोटा सा सागर है ना। ये छोटा सा सागर हिस्सा है। ये जो छोटा सा सागर है, इसे कहते हैं टेथिस सागर। साथियों, जो क्रिटेशियस काल के बाद का युग है, इस क्रिटेशियस काल के दौर में ही भारत धीरे धीरे यूरेशिया प्लेट की ओर बढ़ रहा था, और जो टेथिस सागर है वो धीरे धीरे छोटा होता चला जा रहा था। अब इसके ऊपर जो हमारा दक्कन का पठार बना है, यानी कि जिसको मैंने दक्कन ट्रैप बोला है, ये भी धीरे धीरे ठंडा पड़ता चला जा रहा है। और अंततः टर्शरी युग जैसे ही आता है, इस टर्शरी युग में भारतीय भूखंड का यूरेशियन भूखंड के साथ टक्कर, एक बहुत भयंकर टक्कर होती है। ये टक्कर इतनी भयंकर थी कि हिमालय का अपलिफ्टमेंट हो गया। ये अपलिफ्टमेंट कैसे होता मैं आपको बताता हूँ। जो भारतीय भूखंड है, ये भी एक कंटिनेंट बॉडी है। जो यूरेशिया है वो भी एक कंटिनेंट बॉडी है। जो कंटिनेंट थ्योरी है वो ये कहती है कि जब किन्हीं दो कंटिनेंट की टक्कर होगी, तो जो भारी भूखंड होगा वो नीचे की ओर धंस जाएगा, और जो हल्का भूखंड होगा वो ऊपर रहेगा। तो मैं आपको बता दूं, जो भारतीय भूखंड है ये ज़्यादा भारी है, इसका वजन ज़्यादा है, जबकि जो यूरेशियन कंटिनेंट है वो इतना भारी नहीं है। और इसलिए जैसे ये भारतीय भूखंड है, ये यूरेशियन कंटिनेंट है, तो जब ये आपस में आ रहे थे, तो जब टक्कर हुई, टक्कर के बाद ये नीचे की ओर धंसना स्टार्ट कर दिया। और आज भी भारतीय भूखंड जो है वो लगातार अंदर की ओर धंस रहा है। ये चरणबद्ध तरीके से
धस रहा है। टर्शरी युग को जब आप कई हिस्सों में बांटेंगे तो उसमें जब ओलिगोशीन काल को आप पढ़ते हो, ओलिगोशीन को, ये ओलिगोशीन ही काल है जब टक्कर हो रही है टर्शरी के अंदर, और इस ओलिगोशीन काल में सबसे पहला यानी कि जो महान हिमालय है आज का, इसका निर्माण हो जाता है। ओलिगोशीन के बाद आप मायोसीन काल पढ़ रहे होंगे। जो मायोसीन काल है इसमें हमारी जो मध्य हिमालय श्रृंखला, जिसे हिमाचल भी कहते हैं, इसका निर्माण हो जाता है। और अंत में आप देखेंगे यहां पर प्लीस्टोसीन युग आता है। टर्शरी काल में ही प्लीस्टोसीन युग आता है। इस प्लीस्टोसीन काल में हमारी जो सबसे अंतिम जो शिवालिक श्रृंखला है उसका निर्माण होता है। यानी कि टर्शरी काल के अलग अलग जो युग हैं उनमें आप देख रहे होंगे कि अलग अलग तरीके से चीज़ों का निर्माण हो रहा है। टर्शरी पीरियड के अंदर बहुत सारे जो अलग अलग कालखंड हैं, युग हैं, उनमें आप देख रहे हैं कि हिमालय अलग अलग कालखंड में विकसित हो रहा है। और इस टक्कर के बाद फाइनली ओलिगोशीन, मायोसीन और प्लीस्टोसीन काल जैसे ही निकला हमारा हिमालय बन चुका था। कुल मिलाकर के भारत ने अपने आज का स्वरूप ले लिया था। एक जो बहुत बड़ी चीज हुई इस टर्शरी काल में वो ये थी कि जब हिमालय के साथ भारत की टक्कर हुई, जब यूरेशिया के साथ भारत की टक्कर हुई, तो इस टक्कर के बाद जो जर्क था वो भारत के दक्षिणी हिस्से में दिखाई दिया, या यूं कह लें कि पश्चिमी घाट पर दिखाई दिया। भारत के पश्चिमी घाट पर जो जर्क था वो पहले से दरारी हिस्से के लिए घातक साबित हुआ, और वो जो दरारी हिस्सा था जो पश्चिम के घाट पर था वो अब ब्रेक करके झुक गया, और झुक करके समुद्र में लुढ़क गया, अलग नहीं हुआ है आज दिन। और जब वो झुक गया तो बीच में आज भी हमको एक पर्वत श्रृंखला जैसी दिखाई देती है जो कि पश्चिमी घाट कहलाती है। पश्चिमी घाट हमको दिखाई देता है कि पर्वत श्रृंखला के रूप में, लेकिन ये किसी टक्कर से बनी पर्वत श्रृंखला नहीं है। ये दरअसल भारत कुछ ऐसे था और ये हिस्सा टूट के जब अंदर गिरा तो बीच का हिस्सा ऊंचा खड़ा हुआ हमको दिखाई देता है। और इसी कारण से एक 100 की बात जान लो, जो पश्चिमी घाट है वो असल में कोई पर्वत श्रृंखला ना हो करके एक भ्रंश कगार होता है, यानी कि रिफ्टिंग की वजह से बना हुआ एक खड़ा हुआ पर्वत। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है आपके लिए। हिमालय जैसे ही दोस्तों बन जाता है, इसके बाद अब नदियां बहना शुरू हो जाती हैं, और प्लीस्टोसीन जो काल है, इस प्लीस्टोसीन काल के बाद ये नदियां मैदानों का निर्माण करना शुरू कर देती हैं। यानी कि प्लीस्टोसीन काल के बाद ही हमारे भारत का मैदान का निर्माण हुआ है। यानी कि अगर आपसे पूछ ले सबसे नवीनतम भूमिखंड कौन है, तो भारत का, उत्तर भारत का मैदान है। और सबसे नवीनतम पर्वत श्रृंखला कौन है, तो आप बता देंगे कि शिवालिक है ना। और हिमालय में सबसे ओल्डेस्ट कौन है हिमालय में, तब आप क्या बताएंगे, तब आप बताएंगे महान हिमालय है। हिमालय में सबसे नवीनतम कौन है, तब आप बताएंगे शिवालिक है। और भारत की सबसे नवीनतम कौन है, तब भी शिवालिक है। लेकिन भारत का सबसे नवीनतम भूखंड कौन है, तब आप कहेंगे उत्तर भारत का विशाल मैदान। तो ये दोस्तों थी भारत के निर्माण की पूरी श्रृंखला, पूरी चर्चा। आपको कहीं पर भी कोई डाउट हो तो तुरंत कमेंट बॉक्स में पूछेगा, और लगातार जुड़े रहिएगा केपीएच एकेडमी के साथ। आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।